नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत शहर शहर रफ्तार के कहर की खबर से। आप टीवी स्क्रीन पर इस कहर की दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बिहार के कटिहार की है, जहां ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर एमपी के इंदौर की है, जहां टैंकर और कार की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। और यह खबर बिहार के कटिहार से है। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर दर्दनाक हादसा हुआ। कुरसेला इलाके में हुई घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी मृतक समस्तीपुर के रोसड़ के रहने वाले थे। फुलवारिया में शादी के लिए लड़का देखने आए थे। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और यह खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले थे। और रफ्तार के बाद अब बात आग के कहर की। टीवी स्क्रीन पर आप इस कहर की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। अपनी तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। प्लांट में है तेला। और गुजरात के भरूच में भी अग्निकांड हुआ। केमिकल फैक्ट्री में यहां पर भी धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। आग से 24 कर्मचारी घायल हुए हैं। कई किलोमीटर तक की आवाज सुनाई दी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के सीएम नामक प्लांट में यह हादसा हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज आसपास के इलाकों तक में सुनाई दी। नहीं माने छोटा प्लांट में है तेला। दो तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कई एकड़ में फैली हुई इस फैक्ट्री के अंदर जबरदस्त आग लगी और पूरे आसमान में काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। नहीं माने और भरूच के बाद उदयपुर में जहां आयड इलाके में प्लास्टिक के ड्रम के गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कई किलोमीटर दूर से भी आग की लपटें नजर आ रही थी। प्लास्टिक के ड्रम पड़े होने के चलते गोदाम में बार बार विस्फोट हो रहे थे। इसके चलते आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब बात धरना और सिर्फ धरने की। प्रदेश में बेरोजगार पटवारियों के धरने का आज 9वां दिन है। धरने में अब एम्बुलेंस कर्मी भी शामिल हो गए हैं। वेतन को लेकर एम्बुलेंस कर्मी भी आज रात 8 बजे से अपनी सेवाएं बंद करने जा रहे हैं। वहीं बेरोजगारों के धरने का आज 9वां दिन है। अब तक से सभी वार्ता बेरोजगारों और पटवारियों के साथ विफल रही है। और इन तीनों धरनों में सबसे पहले बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। प्रदेश भर के ये बेरोजगार अभ्यर्थी जयपुर में 9 दिन से डटे हुए हैं।
इनकी एक बार फिर सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रही। कल सचिवालय में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग के साथ वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। तीसरा दौर जारी रहा। मंत्री सुभाष गर्ग, सिद्धार्थ महाजन, डीओपी सेक्रेटरी हेमंत केरा और सही सेक्रेटरी जय सिंह सहित कई आरएस अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन वार्ता हुई, 2 घंटे से ज़्यादा हमारी वार्ता चली। लेकिन जो हम लगातार मांग कर रहे थे, हमें आश्वासन में नहीं, हमें लिखित में चाहिए, लेकिन हमें लिखित में नहीं मिला। उसके बाद हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि हमारा मापड़ाव, अनशन और आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाए। तो आज हमने इस तीसरे दौर की वार्ता को भी विफल करार दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, गुहार करते हैं कि जो अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं वो हमें लिखित में दीजिए, जिससे हम मापड़ाव समाप्त करें और बेरोजगार को न्याय मिल सके। बैठे हैं हम तक, हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होंगी हम तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारी लिस्ट नहीं आ जाए, हमें ज्वाइनिंग का लिखित में आदेश नहीं आएंगे, तब से हम हटेंगे नहीं। एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 से हम 8 साल से प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं जाएगी तब तक हम आमरण अनशन पर ही रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश धादीच हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, लगातार 9 दिन और सरकार के साथ वार्ता पटरी पर आई भी, लेकिन वो विफल हो गई। क्या वो मांगे थी उपेन यादव की तरफ से, बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से, जो लिखित में आश्वासन चाहते थे, किन बातों पर सरकार मानने के लिए तैयार थी? महेश, देखिए, कुल 16 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें कि साल 2013 की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं, जिनमें कि कई वजह से अटकाव रहा, वो प्रशासनिक कारण है या फिर कोर्स जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अटकी है, जिनमें कि जीएनएम, एएनएम, नर्सिंग भर्ती की बात है, वो है लैब असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा है उसकी बात है, आयुष नर्सिंग की बात है, पुलिस में 2018 की वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात है वो शामिल है। तो ऐसे करके करीब 16 भर्ती परीक्षाएं हैं ऐसी, जिनमें कि कहीं अटकाव आया हुआ है। उसमें अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो परीक्षाएं पूरी की जाए, संपन्न हो सके जल्दी, और उनको जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनको नियुक्ति यहाँ पर दी जा सके। जबकि जो खाली विभागों में पद हैं उन पर भी जल्दी भर्तियां निकाल करके और बेरोजगारों को राहत देने की जो मांग है वो यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी जो हैं वो इस धरने में यहाँ पर शामिल हुए और बात करने की कोशिश भी करते हैं। आप लोगों की कौन सी मांगों पर अभी तक सहमति बनी है? क्या जो बातचीत हुआ है उसमें कोई आप लोगों की बात सुनी गई है? हमारा अभी तो कोई सहमति नहीं बनी है। जो अभी सहमति नहीं बनी? नहीं, उन्होंने कहा वो हमें मंजूर नहीं है, हमें तो लिखित में चाहिए जो भी हमारी मांगे पूरी। जो ऐसे तो कई बार हमें आश्वासन मिल गया, आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है, हमें तो लिखित में चाहिए। लिखित में देंगे उससे खुश होंगे हम हमारी एएनएम नर्सिंग भर्ती 2013, एएनएम जीएनएम 2000। आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? अभी नहीं, आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, हमें सब कुछ लिखित में चाहिए। जो हमारी 16 सूत्री मांग है वो लिखित में चाहिए। जब तक क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम अनशन पे बैठे हैं। हाँ। हमारी सरकार आप अनशन कर रहे हैं? हाँ, 8 दिन हो गए आज। अच्छा, अनशन पे भूखे प्यासे हैं। किसी ने सुध ली आपकी अनशन तोड़ाने के बारे में बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं ली, किसी ने नहीं ली, हम तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अभी आप अनशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन क्या रहेगी आगे की रणनीति? जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। हमें हमारी जान यहाँ दे के जा सकते हैं, लेकिन हम उठेंगे नहीं यहाँ से। नहीं, लेकिन जो बातचीत अभी तक हुई है उस पर किस बात पर सहमति बन गई और किस पर आप लोग अभी चाहते हैं कि उस पर सरकार? हम लिखित में चाहते हैं, हमें लिखित में मिल जाएगा, उसी दिन हम अनशन तोड़ देंगे और यहाँ से खड़े हो जाएंगे। अब हम शांतिपूर्वक से बैठे हैं, चाहे हमें मरना क्यों ना पड़ो यहाँ। अच्छा, कई सारे भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ पर है, किन किन समस्याओं से जूझ रहा है आज का बेरोजगार जो यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं? बहुत समय पर पानी नहीं मिल रहा है। उपेन भाई है वो हमारे लिए टैंकर की सुविधा कर रहे हैं और नहीं कोई सोच की सुविधा। आंदोलन कितने दिन से चल रहा है आप लोग? 8 दिन हो गए, 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है। उपेन भी हमारे साथ में है। आगे क्या रणनीति तैयार की? हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुहार करेंगे कि हम आपके बच्चे हैं,
और वार्ता करे, समस्या को निस्तारण करे। जो अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं तो उसमें लिखित देने में कोई गलत नहीं, लिखित में दे देना चाहिए, जिससे पड़ाव समाप्त हो, अनशन समाप्त हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्मी में यहाँ बैठे रहते हैं, रात को बैठे रहते हैं। समस्याओं का समाधान होते हम चले जाएंगे। पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री से निस्तारण करेंगे, बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। बेरोजगारों को राहत कैसे मिले, किस तरह से आप लोगों का आंदोलन आप आगे जारी रखे हैं? 3 दौर की वार्ता हो गई है, वार्ता में कुछ निकला नहीं। अब हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें सरकार लिखित में पूरी मांगे कर देंगे, तब हम खड़े हो जाएंगे और सरकार के साथ रहेंगे। और जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। महेश, आपके साथ उपेंद्र यादव बैठे हैं, आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि जिन मुद्दों पर वो लिखित आश्वासन चाहते हैं उन पर जुबानी तौर पर सरकार आश्वासन दे रही है, तो लिखित देने में जब उपेंद्र यादव ने सरकार के नुमाइंदे या मंत्री जी से सवाल पूछा होगा कि आप जो बात हमें जुबानी तौर पर कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसको लिखकर देने में क्या हर्ज है, इस पर क्या जवाब रहा होगा मंत्री जी का? महेश जी बिल्कुल आसिफ, ये जानने की कोशिश मैं करता हूं। उपेंद्र हमारे साथ में हैं। लिखित आश्वासन की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जो बातचीत रही है और जुबानी जो सहमति आप लोग की बनी है, आप उससे सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि 26 नवंबर 2019 को पीसीसी के बाहर हंगामा होता, कमेटी बनी थी और कमेटी में आश्वासन दिया था, आज तक उसका परिणाम नहीं आया। पिछले बजट में भर्तियों की घोषणा हुई थी, वो उनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई, पेपर लीक हो जाते हैं। 2012 का मामला, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में कोई मामला नहीं है, फार्मासिस्ट के एग्जाम का मामला है, 12 राज्यों का मामला है। जो 16 सूत्रीय मांगे हैं उसमें अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। जब अधिकारी सहमति जता रहे तो लिखकर देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इनकी मंशा करने की है तो करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री बताए साल 2013 की भर्तियों के मामले में ये मौजूदा सरकार कैसे हल कर सकती है उनको? भर्ती तो इनकी निकाली हुई ना। बिल्कुल महेश, इंतजार करते हैं। हालांकि चूंकि अब प्रदेश की राजधानी में धरनों का सिलसिला, प्रदर्शन का सिलसिला जारी हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सभी धरना प्रदर्शन के अंदर अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दखल दें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में पटवारियों का धरना भी जारी है। प्रदेश भर के पटवारियों का धरना यहां पर चल रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। पटवारी भी 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। राज्य भर से पटवारी यहां पर पहुंचे हैं। सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए आज पटवारी सत्याग्रह यज्ञ करेंगे। बजट में पटवारियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग रखी जाएगी। 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारी जयपुर में धरना दे रहे हैं। आपने एक तस्वीर देखी बेरोजगारों के धरने की, दूसरी तस्वीर आपने देखी पटवारियों के धरने की। यहां पर भी महिलाएं खासी तादाद में शामिल हैं और 9 दिन से ही बेरोजगारों का धरना चल रहा है और 9 दिन से ही पटवारियों का धरना चल रहा है। पटवारियों के धरने की मूल मांग 3600 पे ग्रेड करने की है, जिस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब प्रदेश भर के पटवारी यहां पर पहुंचने लगे हैं और राज्य भर के पटवारी यहां पर मौजूद हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सभी पटवारी यहां पर पहुंच रहे हैं तो काम पर कितना असर पड़ रहा होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत की रीढ़ माना जाता है पटवारी। और अब सारे पटवारी यहां पर। और इस खबर पर सचिन कुमार के पास चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सचिन। पटवारियों का 9 दिनों से धरना जारी है, क्या आगे सरकार के साथ वार्ता होगी? सरकार की तरफ से कोई बुलावा आया है या अभी भी जो है धरना लंबा चलने की गुंजाइश है? सचिन, पटवारियों का जो धरना है वो लगातार यहाँ पे 9वें दिन में जारी है और पटवारियों का जोश देखकर नहीं लगता कि सरकार जो है इतनी आसानी से झुकने वाली है। और इनको भी यही लगता है कि जो सरकार है वो इनकी बात को शायद जल्दी नहीं मानेगी। यही वजह है कि पटवारी लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद है। आज कोटा संभाग के पटवारी जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जोश इनका आप देखते ही बनता है। साथ में जो महिला पटवारी है वो भी सामने जो देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी। और एक ही मांग लगातार पटवारियों की बनी हुई है कि वो 3600 ग्रेड पे के अलावा किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। आज कोटा संभाग के पटवारी यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में महिला पटवारी हैं। कल भी हमने दिखाया था कि पटवारी जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि देखिए महिला पटवारी हैं। दूरी अगर जयपुर की बात करें, अगर बीकानेर संभाग से तो 400 किलोमीटर की दूरी है हर जिले की, वहीं कोटा संभाग के जिलों की बात करें तो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है।
ऐसे में अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ महिला पटवारी यहाँ पर मौजूद है और एक ही मांग की अपना हक ये लोग लेकर रहेंगे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट में काफी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। और वैसे भी देखा यह गया है कि जो भी बड़ी मांगे हैं उसको लास्ट मौके पर ही जो है बजट में शामिल किया जाता है और हो सकता है कि बजट में सरकार इनकी मांगों को लेकर कोई घोषणा कर दे, क्योंकि इनके साथ लिखित समझौता 2018 में हो चुका है। सीएस की साइन से समझौता हुआ था, मुख्य सचिव का साइन मतलब सरकार का साइन होता है, 2018 में साइन हो चुका है। ऐसे में पटवारी को लगता है कि अगर आज वो अपना दम दिखाएंगे राजधानी में तो इसकी जो गूंज है वो विधानसभा तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सुबह से ही पटवारी इसी तरह से धरना दे रहे हैं। शहीद स्मारक पे इनका धरना लगातार जारी है। जोश में इनकी बिल्कुल सचिन कमी नहीं है। जो पटवारियों के धरने को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, जो पटवारियों के धरने के इस समय नेता है, उनसे पूछने की ये भी कोशिश करिएगा कि यहाँ पर उनकी मांगे अपनी जगह जायज हो सकती है, सरकार के साथ वार्ता हो सकती है। वार्ता का क्या नतीजा रहेगा ये सरकार और पटवारियों की वार्ता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी खामी इस प्रदर्शन में नजर आ रही है सचिन, वो है सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। आपको जानकारी होगी कि जोधपुर के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने की जुगत में है। ऐसे में आप बात करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर किसी तरह के केसेस सामने आते हैं सचिन, उम्मीद है गहलोत साहब से कि कल बजट में हमारी पे ग्रेड सुधार का घोषणा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे और आपके सामने आज बीकानेर संभाग और कोटा संभाग के पटवारी यहाँ उपस्थित हैं। यही हमारा है कि कल बजट में गहलोत साहब हमारे लिए 3600 की घोषणा करें। लगता है मेरा सवाल सचिन तक पहुंचा नहीं है। फिर से जो है वो बात होगी तो हम कोशिश करेंगे सचिन से जानने की। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए सचिन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बेरोजगारों, पटवारियों के बाद अब बात एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने ऐलान किया है कि प्रदेश में आज से एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो जाएंगी। आज रात 8 बजे से एम्बुलेंस सेवाएं बंद होने जा रही हैं। 24 फरवरी को एम्बुलेंस कर्मी धरना देंगे। जयपुर में 22 गोदाम पर यह धरना दिया जाएगा। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का एरियर दिया जाए। 8 घंटे काम लागू कराने की समय की मांग की जाए, यानी कि उन्हें काम के लिए 8 घंटे से ज्यादा का समय वो नहीं देंगे। इसलिए आज रात 8 बजे से प्रदेश की तमाम एम्बुलेंस बंद हो जाएंगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर राज्य की एम्बुलेंस के चक्के जाम हो जाएंगे, चक्के रुक जाएंगे, तो न जाने कितने मरीजों की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। एम्बुलेंस वो सेवा होती है कि आपातकाल में मरीज को घर से अस्पताल पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर सभी एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाएंगे तो कितने मरीजों की सेहत पर इसका असर पड़ेगा। अजमेर के केकड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवाया। वहीं परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसमें परिजनों ने बताया कि मरीज को अस्पताल लाने के बावजूद चिकित्सा कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में सजता है सांवलिया सेठ का वो दरबार जहां साल भर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। सांवलिया सेठ भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, जो भी उनके दर पर आता है उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। जितना भव्य दरबार है सेठों के सेठ सांवलिया सेठ का, उससे कहीं ज्यादा दिव्य है उनकी महिमा। और उससे भी कहीं ज्यादा अद्भुत है उनकी ऐतिहासिक विरासत। दुखियों के लिए उम्मीद की किरण, भक्त के लिए भगवान, मीरा के गिरधर गोपाल और व्यापारियों के पार्टनर भगवान कृष्ण के सांवलिया सेठ रूप का मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडाफिया में है। मान्यताओं के मुताबिक औरंगजेब की मुगल सेना जब मंदिरों को तोड़ती हुई
मेवाड़ पहुंचने वाली थी, तभी संत दयाराम ने प्रभु की प्रेरणा से भगवान की मूर्तियों को बांगुड़ भातसौड़ की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। फिर 1840 में मंडाफिया के रहने वाले भोलाराम गुर्जर को जमीन में दबी एक जैसी 4 मूर्तियां मिली। सांवलिया जी का कोई इतिहास है, लेकिन इस तरह की किंवदंतियां है कि भातसौड़ा चौराहा जो 7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर 4 प्रतिमाएं निकली थी। उनमें से एक प्रतिमा तो प्राकृतिक स्थल मंदिर पर स्थापित की गई, एक भातसौड़ा मंदिर में स्थापित की गई, और एक प्रतिमा जो सबसे छोटी प्रतिमा थी वो सांवलिया जी गांव में स्थापित की गई। वो सबसे चमत्कारिक प्रतिमा मानी जाती है। वो भक्तों की अरदास सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। एक प्रतिमा सांवलिया जी चौराहा जो बागुंड है, एक सांवलिया जी गाँव में और एक सांवलिया जी मंडपिया में। सांवलिया जी मंडपिया का जो मंदिर है वो वास्तव में पहले बहुत छोटा रूप था। उसके लिए उन्होंने सरकार ने वापस किया। सरकार वापस करने के बाद वहाँ सरकारी एडीएम बैठा और काफ़ी कमेटी 7-8 जनों की कमेटी बनी, और आज वो सरकार के अंडर में भी है और वहाँ जनप्रतिनिधियों की कमेटी भी बनी हुई है। पर आज जो सांवलिया जी की जो परिस्थिति है वो मान सकते हैं देश में नंबर 1 है। भगवान की जहाँ मूर्ति निकली वहाँ एक मंदिर और बाकी की 3 मूर्तियों के लिए अलग अलग 3 मंदिर बनाए गए। उन्हीं मंदिरों में एक है मंडाफिया के सांवलिया सेठ, जिनके बारे में मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वो रूप धारण किया था। व्यापार जगत में इनकी ख्याति इतनी है कि लोग इन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं और लाभ का हिस्सा उनके चरणों में समर्पित कर जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में भगवान को पार्टनर रखते हैं और बोलमा बोलते हैं। जो फायदा होता है उसमें से कुछ प्रतिशत राशि भगवान सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ाते हैं। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 6 दशक पहले तक मंडाफिया में सांवलिया सेठ का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और औसतन हर महीने भंडार से 250 रुपए की राशि निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे सांवलिया जी की ख्याति बढ़ती गई, भंडार की राशि भी बढ़ती चली गई और आज की तारीख में इससे करोड़ों की राशि निकल रही है। पिछली बार जब यहाँ का भंडार यानी दान पात्र खुला था तो उससे 8 करोड़ से ज्यादा की राशि निकली थी। सांवलिया सेठ वैसे पूरे हिंदुस्तान में अभी ख्याति प्राप्त हुआ है मंदिर हमारा, और वहाँ से जो भी मन्नत मांगते हैं, जिस प्रकार की कोई भी मन्नत मांगता है वो सांवलिया सेठ पूरी मन्नत करता है। और अभी धीरे धीरे काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हुई है। अभी दान पात्र में भी 8.5 करोड़ रुपए गत 14 को निकले थे। भगवान के भंडार में आ रही इस अकूत राशि की वजह से पुराने मंदिर की जगह पर अहमदाबाद के अक्षरधाम की तर्ज पर मंदिर का विस्तार किया गया और हालात ये हैं कि अब हर महीने यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और भक्तों से मिलने वाले चढ़ावा से मंदिर के विकास के साथ साथ समाज सेवा का काम किया जा रहा है। साथ ही मंदिर क्षेत्र के 16 गाँवों के विकास योजनाओं को भी आगे बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रतिदिन 20 से 30 हजार तक के लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। उनके लिए हम जितने भी संसाधन हमारे से उपलब्ध हो सके हम उनके लिए हम प्रयास करेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम इस मंदिर के और इसके आसपास के 16 गाँव में हम विकास के काम करवाएंगे। भक्तों के चढ़ावा से भगवान का भंडार भर रहा है और उस भंडार से लोगों का कल्याण हो रहा है। वैसे भी सांवलिया सेठ मंदिर के लिए कहावत है, हर किसी की यहाँ भर जाती है खाली झोली और मुराद से ज्यादा पाता है यहाँ मांगने वाला। पीयूष मुद्रा, न्यूज़ 18, चित्तौड़गढ़। अब बात बूंदी जिले के रूपपुरा गांव की, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना और सरकार की बिजली आई है। लोगों ने अंधेरा मिट चुका है, उजियारा आ चुका है, अब खुशियां ही खुशियां हैं। 74 साल बाद अंधेरे से आजादी जो मिली है। गहलोत सरकार की अथक कोशिशों के बाद रूपपुरा गांव के लोगों के चेहरे पर खुशियां आई हैं। पहली बार यहाँ अंधेरे में इनके चेहरे यूं ही रोशन हो रहे हैं। ये पहली बार है जब इस गांव में बिजली आई है। लोगों ने बिजली के बल्ब जलाए हैं, पंखे चलाए हैं, कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाई है और आटा चक्की को ऑयल के बदले बिजली से चलाया है और टीवी देखकर रोमांचित हुए हैं। और इतना सब मिलने से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मौका तो उनके लिए दिवाली जैसा है।
अशोक चांदना की मदद से हमारा गांव में लाइट पहुंच गई है और हमारे को बहुत सुविधा हो गई है। पहले क्या परेशानी आती थी? पहली परेशानी थी सर, नहीं तो बाल बच्चे फटते थे, नहीं हमारे गांव में उजाला था, नहीं चक्की थी, नहीं बहुत परेशानी थी। अब दीपावली मन गई एक तरफ से दीपावली जैसा माहौल हो गया हमारे गाँव में। सर के मांग रूपरा में पहली बार लाइट आई ना, बहुत आका गांव में बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये में राजस्थान सरकार का वन विभाग और जिशन बिजली विभाग को बहुत सपोर्ट मिलता था। राज्य मंत्री अशोक चांदना को बार बार प्रयत्न करता करता लाइट में वादा किया जो निभाया चांदना जी ने। हमारे घर में बहुत उत्सव से लाइट आई है। हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी की कृपा से ये लाइट पहुंची है। बूंदी जिले के खैराट की बसौली ग्राम पंचायत में पड़ने वाला रूपपुरा गांव दरअसल जंगल की सरहद के अंदर आता है और यहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वन क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली के खंभे लगाने की अभी तक इजाजत नहीं दी थी, लेकिन खेल मंत्री और स्थानीय विधायक अशोक चांदना की कोशिश और सीएम गहलोत की दूरदर्शिता की वजह से वन विभाग ने यहां बिजली पहुंचाने की अनुमति दी। इसके बाद विद्युत निगम की ओर से सौभाग्य योजना के तहत 10 लाख की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन खींचकर गांव में बिजली पहुंचाई, जिसके बाद से भील समाज के लोगों की जिंदगी में नया उजाला आया है। आज़ादी के बाद इसमें पहली बार बिजली आई है। इसकी वजह से पूरे गांव में हर्ष उल्लास का माहौल है और पब्लिक खुश है। रूपपुरा गांव में तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।